नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जनता परिवार के सभी 6 दलों की अहम बैठक आज, विलय का हो सकता है ऐलान, मुलायम सिंह यादव करेंगे फैसला। आम आदमी पार्टी से निकाले जा सकते हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, केजरीवाल ने बुलाई विशेष बैठक, विपक्ष ने उठाए आंतरिक स्वराज पर सवाल। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 5 सदस्यीय बेंच में मामला, याचिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर चिंता। भारत और जर्मनी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए मिलाया हाथ, समुद्री, साइबर और अंतरिक्ष सुरक्षा में सहयोग पर सहमति, दौरे के आखिरी पड़ाव पर कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री। और इटली के तट पर बड़ा नाव हादसा, 400 के बहने की आशंका, मरने वालों में ज्यादातर लीबियाई। 3 देशों के विदेश दौरे के आखिरी पड़ाव में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे। ओटावा एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। कनाडा के रक्षा मंत्री जेसन केनी ने उनकी अगवानी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय भी मौजूद थे। 42 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कनाडा यात्रा है। नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर से मुलाकात करेंगे और मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की कनाडा के साथ यूरेनियम आपूर्ति के बारे में समझौते पर भी सहमति बनाने की कोशिश होगी। 3 दिन के दौरे में नरेंद्र मोदी टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। We are focused on several broad areas. For example, energy. Cooperation in the energy sector is a major aspect of our bilateral ties. In addition, agriculture. A third aspect would be skilling and education. और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल के बीच बर्लिन में शिखर वार्ता हुई और साझा बयान जारी किया गया। नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए व्यापक वैश्विक रणनीति की जरूरत बताई। भारत और जर्मनी आतंकवाद से निपटने के लिए समुद्री, साइबर और अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत दिखे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भारत का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी यात्रा के आखिरी दिन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ शिखर वार्ता की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में 3 समझौतों पर दस्तखत किए गए। ये समझौते विज्ञान तकनीक, इंजीनियरिंग सामानों के आयात और लघु उद्योगों के क्षेत्र में जर्मनी के सहयोग से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने जर्मन कंपनियों को देश में आमंत्रित किया। मेरा जर्मनी आने का उद्देश्य यह था कि जर्मन इंडस्ट्री को भारत में आने के लिए आमंत्रित करूं और उन्हें आश्वस्त करूं कि उन्हें एक खुले, आसान और स्थिर आर्थिक माहौल मिलेगा और जिसमें प्रवेश करने में और काम करने में मेरी तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। दोनों देशों के बीच जारी संयुक्त बयान में भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते को जल्द निपटाने की बात कही गई। इसके अलावा गैर पारंपरिक ऊर्जा और सुरक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर भी दोनों देश सहमत हुए। आतंकवादियों को शेल्टर देने वाली अगर सरकारें हैं तो उन सरकारों पर दबाव कैसे पैदा किया जाए। जितनी सेंसिटिविटी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के है, उतने ही आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के प्रति भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाती सूर्या बोस से भी मिले। उन्होंने बर्लिन रेलवे स्टेशन जाकर रेलवे के आधुनिकीकरण में जर्मनी के सहयोग की संभावनाओं को भी तलाशा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में आज जनता परिवार की 6 पार्टियों की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टियों के विलय को लेकर सहमति बनने के आसार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पहले ही जनता परिवार में पार्टी के विलय का ऐलान कर चुके हैं। एक झंडा और एक निशान के तहत आने पर सभी 6 पार्टियां राजी हो चुकी हैं। इसमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, इंडियन नेशनल लोक दल, जनता दल सेक्युलर और समाजवादी जनता पार्टी शामिल है। लालू प्रसाद यादव पहले ही कह चुके हैं कि विलय पर सहमति हो चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव इसका औपचारिक ऐलान करेंगे।
आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं ने मंगलवार को पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। गुड़गांव में स्वराज संवाद में अलग पार्टी न बनाकर संघर्ष और आंदोलन के रास्ते पर चलने की रणनीति बनाई गई। इस बीच आज होने वाली पार्टी की बैठक में बागी नेताओं के खिलाफ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट गुट की बैठक में निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। गुड़गांव में हुई बैठक में स्वराज अभियान नाम से एक अलग गैर राजनीतिक संगठन बनाने का ऐलान किया गया। ये संगठन वैकल्पिक राजनीति के लिए काम करेगा। हालांकि अलग पार्टी के गठन का ऐलान नहीं किया गया। बैठक में पार्टी में रहकर संघर्ष जारी रखने की बात पर सहमति बनी। इसका फैसला मतदान के जरिए किया गया। अब जीवन के जितने बरस बचे हैं, 15, 20, पता नहीं कितने, वो केवल और केवल 24 घंटा वैकल्पिक राजनीति बनाने के काम में लगाऊंगा। कि वैकल्पिक राजनीति क्या होती है, कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी स्वराज, जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र के तहत चलाया जा सकता है और राजनीति को बदला जा सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सफाई देते हुए कहा है कि पार्टी में सभी फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। पार्टी ने बागी नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। उससे एक बात की बिल्कुल साफ संकेत मिल रहे हैं कि उन्होंने पार्टी तोड़ने का मन बना लिया है। अब आगे का रास्ता क्या होगा वो शायद अभी तय नहीं किया है। पार्टी ने पूरे घटनाक्रम की एक समीक्षा करेगी और जो डिसीजन मेकिंग बॉडी उस बारे में बैठेगी। बैठने के बाद क्या फैसला होगा, किस तरीके से इस पर हमारा रवैया होगा, वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं की इस बैठक ने पार्टी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। पार्टी पंजाब समेत दूसरे राज्यों में विस्तार चाहती है। ऐसे में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से पार्टी के विस्तार पर विराम लग सकता है। आम आदमी पार्टी के विरोधी पार्टी में रहकर ही अपना वजूद तलाशने की बात कर रहे हैं। इन्हें भी पता है, लेकिन ये भी साफ है कि ये पार्टी में अपनी मर्जी से आए तो थे, लेकिन खुद जाना नहीं चाहते। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वहीं आम आदमी पार्टी में आपसी घमासान के चलते विपक्षी दलों को हमला बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर उसे दिल्ली में सत्ता सौंपी गई है, उस पर जनता उससे जवाब मांग रही है। वहीं बीजेपी ने भी आंतरिक स्वराज को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। तो ये कहां का आंतरिक लोकतंत्र और कहां की लोकपाल की बात ये पार्टी जो करती थी, अब वो कहां है? तो सबसे बड़ी बात तो जनता को इनको ये जवाब देना पड़ेगा। उसके अलावा इनकी बाकी आंतरिक घमासान है, इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उस दल की जो कार्यप्रणाली है और आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है, ये शायद लोगों को खुद ही पता चल गया होगा। जिस तरह की डिक्टेटरशिप आम आदमी पार्टी में है। केंद्र सरकार ने देश की नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के सभी पहलुओं पर विचार के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। पूर्व जल संसाधन सचिव बीएन नवलवाला को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें कई विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने बयान जारी करके ये जानकारी दी। टास्क फोर्स हिमालय और प्रायद्वीप क्षेत्रों में राष्ट्रीय संभावना योजना यानी एनपीपी के मुताबिक नदियों को जोड़ने की संभावनाओं पर विचार करेगा। इसके अलावा जटिल परियोजना की जगह सरल परियोजना तैयार करने पर भी सिफारिशें देगा। केंद्र सरकार चाहती है कि इस परियोजना से जुड़ी बाधाओं को जल्द दूर किया जाए। इसके लिए राज्यों के बीच सहमति बनाने की कोशिश होगी। नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मौजूदा एनडीए सरकार अब इस परियोजना को अमली जामा पहनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की वैधता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। 5 सदस्यों वाली पीठ में सुनवाई होनी है। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। न्यायिक नियुक्ति आयोग जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की जगह लेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले का काम अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और दूसरे संस्थान नई व्यवस्था को लेकर ऐतराज जता रहे हैं। इन संस्थाओं ने एनजेएसी एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे निरस्त करने की अपील की है। इनका मानना है कि नई व्यवस्था से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है और इससे न्यायपालिका में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ आयोग की वैधता से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई करेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम के तहत बने इस अधिनियम के जरिए
न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना होगी। नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा। पहले ये काम कॉलेजियम सिस्टम के जरिए होता था। संविधान के अनुच्छेद 124A में आयोग के गठन का प्रावधान है। आयोग 6 सदस्य होगा, जिसके चेयरमैन भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अन्य सदस्यों में देश के कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज और 2 अन्य प्रतिष्ठित लोग होंगे। न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक को पिछले साल अगस्त में संसद की मंजूरी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के 4 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति संबंधी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पैनल की सिफारिश को लौटा दिया। पीटीआई के मुताबिक सरकार ने 22 नामों को स्वीकार कर लिया, जबकि 4 को लौटा दिया। कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने के लिए नया कानून लागू करने की अधिसूचना जारी करने के दिन ही सरकार ने यह फैसला किया। बीजेपी ने साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार का आगाज कर दिया। पटना के गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने 2/3 बहुमत से राज्य में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर गठबंधन तोड़ने और बिहार को जंगल राज की तरफ ले जाने का भी आरोप लगाया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि अंबेडकर जयंती पर रैली करके बीजेपी खुद को दलितों का हमदर्द साबित करना चाहती है। बिहार में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चुनावी बिगुल फूंकने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्य की जेडीयू सरकार पर जमकर बरसे। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए बिहार की 12 शुगर मिल की जमीन का हिसाब मांगा। उन्होंने जनता परिवार के विलय को 0 से 0 मिलाने की कोशिश बताया। मैं निश्चित रूप से यहाँ से निश्चित होकर जाने वाला हूँ कि महागठबंधन हो या महाविलय हो, सरकार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। अमित शाह ने उद्योगपतियों के लिए भूमि विधेयक लाने का आरोप खारिज किया। उन्होंने कहा कि अधिग्रहित जमीन से किसान का फायदा होगा। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी की सरकार बनने पर बिहार के पूरे विकास का वादा किया। आज अपने सामने जो कार्यकर्ताओं का मैं ये हुजूम देख रहा हूँ, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है कि अब बिहार में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसी साल नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी एकजुट हो रहे जनता परिवार से मुकाबले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि सम्मेलन में बड़े नेताओं की उपेक्षा का भी मुद्दा छाया रहा। पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहीं सांसद अश्विनी चौबे को मंच पर जगह नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलों से तबाह हुई फसलों के बाद राज्य में आपदा घोषित कर दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों को मुआवजे के लिए केंद्र से 1000 करोड़ रुपए मांगे हैं। उत्तर भारत में बीते 2 महीनों में हुई बारिश और ओलों ने रबी की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में 55 जिलों में फसलों को काफी नुकसान का आकलन किया गया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री कोष से किसानों को मदद के लिए 5 लाख रुपए जारी किए हैं। इससे किसानों की अप्राकृतिक मौत पर मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों को राहत के लिए सभी संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और इससे जुड़े कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद याद करेंगे हसरत जयपुरी को उनके जन्मदिन पर। Hello and a very warm welcome to a brand new edition of World Panorama with me, Frank Pereira. Barack Obama has been elected on the basis that I will no longer take America into wars, and in fact quite the opposite, I will pull America out of wars. According to the Indian government, fishermen are not at fault. The US intervention in Iraq set the stage for exacerbation of these conflicts, and then the intervention in Syria. Watch World Panorama at these times on Rajya Sabha Television. हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर
लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणुकर रचना संसार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन के रेट में 0.25% की कटौती की है। इसका फायदा पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा। अब बैंक 9.90% की दर से होम लोन देगा। महिलाओं और गरीबों के लिए यह दर 9.85% होगी। आईसीआईसीआई के अलावा एक्सिस बैंक ने भी होम लोन की ब्याज दर में कमी की घोषणा की है। पिछले हफ्ते आरबीआई के सख्त रुख के बाद एसबीआई और एचडीएफसी कई बड़े बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में कटौती की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि इस साल भारत विकास दर में चीन को पीछे छोड़ देगा। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में भारत की विकास दर 7.5% रहेगी, जबकि चीन की जीडीपी गिरकर 6.8% पर आ जाएगी। हालांकि वित्त मंत्रालय की उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 8 से 8.5% के आसपास रहेगी। दूसरी तरफ विश्व बैंक का कहना है कि साल 2017 तक देश की विकास दर दोबारा 8% पर पहुंच जाएगी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया पर छमाही रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों में तेजी और कच्चे तेल के दाम में कमी से विकास दर में तेजी आएगी, ऐसी संभावना जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उपभोग से निवेश आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। और अब खबर इंटरनेट उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई। सोशल मीडिया पर नेट न्यूट्रलिटी यानी इंटरनेट की आजादी के लिए चलाई जा रही मुहिम रंग लाई है। इंटरनेट यूजर्स की नाराजगी को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने एयरटेल जीरो से नाता तोड़ लिया है। कांग्रेस, आम आदमी, शिवसेना समेत कई दलों ने नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन किया है। कांग्रेस ने संचार मंत्रालय की तरफ से बनाई गई समिति को तुरंत भंग करने की मांग की है। फ्लिपकार्ट ने आखिरकार भारतीय एयरटेल के साथ अपनी डील रद्द कर दी। फ्लिपकार्ट को सोशल मीडिया पर नेट न्यूट्रलिटी के समर्थन में चलाई गई मुहिम के आगे झुकना पड़ा। फ्लिपकार्ट के ऐप को एयरटेल जीरो के प्लेटफॉर्म पर विशेष तवज्जो दी गई थी, लेकिन इसे नेट न्यूट्रलिटी के नियमों का उल्लंघन माना जा रहा था। We are not going to be participating in any zero rating program, and we'll do everything we can as Flipkart to make sure we upheld all the principles and the spirit of net neutrality. नेट न्यूट्रलिटी को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी इंटरनेट ऑपरेटर से डाटा पैक लेता है तो उसका अधिकार है कि वो इंटरनेट सर्फ करे, व्हाट्सएप पर चैट करे या फिर वीडियो कॉल करे। लेकिन इंटरनेट कंपनियां इन ऐप के लिए अलग अलग शुल्क वसूलना चाहती हैं। इससे उपभोक्ता के लिए इंटरनेट काफी महंगा हो जाएगा। शिवसेना, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन किया है। नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। आईएसपीज को और टीएसपीज को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो नेट के ऊपर ये तय करें कि डेटा यूजेज के ऊपर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ में वो ट्रीट कर सकें। ये उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया में बड़ी मुहिम और लोगों के जुड़ाव को देखते हुए सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है और संचार मंत्रालय ने समिति का गठन किया है जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। ट्राई ने भी जनता से सुझाव मांगे हैं। The TRAI is undertaking a consultation on the whole issue of net neutrality. TRAI being an advisory body, their advice is certainly entitled to our respect, which I am awaiting. Way back in January itself, I have also constituted a committee headed by senior officers of the government in the telecom ministry to also give me a report on the whole gamut of net neutrality objective. लेकिन टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि व्हाट्सएप जैसी नई तकनीक ने एसएमएस जैसी सेवाओं को लगभग खत्म कर दिया है और इससे उनको बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि कंपनियां ऐसी सेवाओं के लिए अतिरिक्त रेट वसूलने के पक्ष में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई को पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने लखवी को फिर से हिरासत में लिए जाने की अपील की है। पिछले हफ्ते लाहौर हाईकोर्ट ने लखवी की हिरासत को गैर कानूनी बताया था। इसके बाद शनिवार को उसकी रिहाई हो गई थी। भारत समेत कई देशों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को झटका बताया था। मुंबई आतंकी हमले की सुनवाई पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत में चल रही है। सुनवाई में खास प्रगति नहीं हुई है। इससे नाराज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत
को 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। इटली के तटरक्षक बल ने शुक्रवार को लीबिया में हुई नौका दुर्घटना में 400 प्रवासियों के बहने की आशंका जाहिर की है। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से रोजगार की तलाश में इटली जा रहे थे। शुक्रवार से अब तक 5,600 से ज्यादा प्रवासियों को बचाया गया है। पिछले दिनों लगातार इस तरह की नौका दुर्घटनाएं हुई हैं। यूरोपीय संघ के मुताबिक पिछले साल सीरिया, सोमालिया और एरिट्रिया के करीब 2,80,000 नागरिकों ने यूरोपीय देशों में प्रवास किया था, जिनमें से 3400 लोगों की नाव दुर्घटना में मौत हो गई थी। अफ्रीकी देश सोमालिया में आतंकी संगठन अल-शबाब के 2 अलग अलग बम हमलों में 10 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने राजधानी मोगादिशु में स्थित इस इमारत को निशाना बनाया, जिसमें सोमालिया सरकार के शिक्षा और पेट्रोलियम मंत्रालय मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक 6 आतंकी बम से लैस एक मोटरसाइकिल और कार में सवार होकर यहां आए थे और इसके कुछ देर बाद हुए धमाके ने यहां पूरी तस्वीर बदल दी। पुलिस के मुताबिक धमाके में सभी 6 आतंकी मारे गए। इससे पहले हाल ही में अल-शबाब ने केन्या के गैरिसो यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया था, जिसमें 148 लोगों की मौत हो गई थी। इराक में इस्लामिक स्टेट और अमेरिकी गठबंधन के बीच चल रही लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से इराक का 1/4 इलाका वापस छीन लिया गया है। आईएस के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व में पिछले साल अगस्त में हवाई हमले शुरू किए गए थे। आईएस ने पिछले साल जून में इराक और सीरिया के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। इस समय इराकी प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिका से इराक में इस्लामिक स्टेट पर हवाई हमले तेज करने की मांग की है। इस बीच इराक में बगदाद के पास इस्लामिक स्टेट के एक बड़े हमले में 28 लोग मारे गए। यह हमला तेल शोधक कारखाने के पास हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हूथी विद्रोहियों और पूर्व राष्ट्रपति सालेह के समर्थक सैनिकों के हथियारों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित करके इसका फैसला लिया गया। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में विद्रोहियों को उन क्षेत्रों से हट जाने को कहा गया जिन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना समेत देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। सुरक्षा परिषद ने मसले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया है। The United States strongly supports the adoption of today's resolution, which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh, demands that the Houthi cease military operations, and calls on all sides to once again return to the negotiating table. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन नासा ने अंतरिक्ष में चहलकदमी करते हुए 2 अंतरिक्ष यात्रियों का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो 1 महीने पहले लिया गया था और अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 2 व्यावसायिक टैक्सी की पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए स्पेस वॉक किया। ये पार्किंग भविष्य में आने वाले अंतरिक्ष यानों के लिए तैयार हो रही है। केबल जोड़ रहे इन वैज्ञानिकों के नाम स्टेशन कमांडर बेरी बुच विलमोर और फ्लाइट इंजीनियर टेरी विटर्स हैं। 2011 में स्पेस शटल के रिटायर होने के बाद से अमेरिका अपने यात्रियों को अंतरिक्ष में उतारने के लिए रूस पर निर्भर रहा है। हिंदी फिल्मों में जब भी टाइटल गीतों का जिक्र होता है, गीतकार हसरत जयपुरी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। फिल्म निर्माताओं को टाइटल गीत की जरूरत होती थी तो सभी की जुबान पर बस हसरत साहब का ही नाम होता था। दिल एक मंदिर है, रात और दिन दिया जले, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, या फिर 2 जासूस करे महसूस। हसरत साहब के लिखे टाइटल गीतों की लंबी सूची है। हसरत साहब का जन्म जयपुर में हुआ। उनका मूल नाम इकबाल हुसैन था। मुंबई में जब तक पृथ्वीराज कपूर ने उनके हुनर को नहीं पहचाना, तब तक वो जीविका चलाने के लिए बस कंडक्टरी का काम करते रहे। उन्होंने पहली बार राज कपूर की फिल्म बरसात के लिए गाने लिखे और बरसात की सफलता के बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी की जोड़ी ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। आइए याद करते हैं हसरत साहब को उनके जन्मदिन पर। जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया। जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना किधर
जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। दिया बेकरार है, छाई बहार है, तो जमुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। दिया बेकरार है, छाई बहार है, तो जमुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, चश्मे बदू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर न लगे, चश्मे बदू। हाँ तुम मुझे यूं रुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं रुला न पाओगे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जनता परिवार के सभी 6 दलों की अहम बैठक आज, विलय का हो सकता है ऐलान, मुलायम सिंह यादव करेंगे फैसला। आम आदमी पार्टी से निकाले जा सकते हैं योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण, केजरीवाल ने बुलाई विशेष बैठक, विपक्ष ने उठाए आंतरिक स्वराज पर सवाल। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 5 सदस्यीय बेंच में मामला, याचिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर चिंता। भारत और जर्मनी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए मिलाया हाथ, समुद्री, साइबर और अंतरिक्ष सुरक्षा में सहयोग पर सहमति, दौरे के आखिरी पड़ाव पर कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री। और इटली के तट पर बड़ा नाव हादसा, 400 के बहने की आशंका, मरने वालों में ज्यादातर लीबियाई।